Hello dear students. So in this lecture we will discuss about software requirement specification. Actually SRS क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये बहुत जरूरी है समझना. आपका जो रिजल्टेंट होगा वो SRS होना चाहिए. और एक बात और ध्यान रखिएगा, हम सभी ने SDLC पढ़ा हुआ है ऑलरेडी प्रीवियसली इन प्रीवियस लेक्चर्स, और उसके बहुत सारे मॉडल्स हमने देखे हैं. तो बेसिक जो लाइफ साइकिल मॉडल जिसको अपन वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं, इस मॉडल में जो पहली स्टेप थी दैट वाज द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन वी मूव टू द प्लानिंग और डिजाइन, देन कोडिंग. सो अभी जो हमारा पूरा फोकस है वो सिर्फ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस स्पेसिफिकेशन पर है. ये बात ध्यान रखिएगा. सो एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाना है जो हमें पहला माइलस्टोन प्रोवाइड करेगा, हमें वो लकीर देगा, वो लाइन देगा जहां से हमें रनिंग शुरू करनी है या जहां से हमें स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी एज अ कंपनी. यहां पर चीजें लॉक होने से फायदा ये होता है कि कंपनी को एक माइलस्टोन मिल जाता है, यहां से वो डिजाइन की तरफ और फर्दर जो भी माइलस्टोन्स होंगे उनकी तरफ मूव कर सकते हैं. एक और एश्योरिटी है कि जो भी क्लाइंट बनवाना चाह रहा है वही ये डॉक्यूमेंट कन्वे कर रहा है, क्योंकि क्लाइंट भी इस पे एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह सीरियसनेस दिखा चुका है, राइट. सो एसआरएस डॉक्यूमेंट है क्या? सो इट इज अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय सिस्टम एनालिस्ट. अब आपको एक टर्म समझना होगा, यहां पे एक एक्टर है जिसका नाम है सिस्टम एनालिस्ट. ये जो सिस्टम एनालिस्ट है इसका काम क्या है? एक एक्टर हम देख चुके हैं, दैट इज क्लाइंट. अब एक एक्टर और विजुलाइज कर लीजिए, दैट इज कंपनी पर्सन जो मीटिंग्स कंडक्ट कर रहा है. हो सकता है ये फेस ऑफ कंपनी हो, ये क्लाइंट से डायलॉग क्रिएट कर रहा है. जो भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने नेचुरल लैंग्वेज में दी थी उन रिक्वायरमेंट को कंपनी पर्सन ने कलेक्ट किया. उन रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग यहां पर परफॉर्म हुआ. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है? यहां पर बहुत अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन हुआ. मीटिंग है ये बेसिकली, है ना. इस मीटिंग में फाइनलाइज हुई चीजें. देन सिस्टम एनालिस्ट ने उन सारी रिक्वायरमेंट्स को टेक ओवर किया, उन सभी को समझा, एनालाइज करा. एनालाइज करने के बाद कुछ कंक्लूजन निकले. हो सकता है एसआरएस फाइनलाइज करने से पहले इस पॉइंट पर हम क्लाइंट को ये पूरा डॉक्यूमेंट कन्वे करें, और ये जो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है ये हम उससे अप्रूवल लें. एंड देन जब क्लाइंट ना ओके बोल देगा तो वापस से इस पॉइंट से फिर हम आगे एसआरएस की तरफ बढ़ सकते हैं. जब क्लाइंट जितनी भी रिक्वायरमेंट्स इंडेक्स की गई हैं इस प्री एसआरएस, यहां पर आप उसको प्री एसआरएस बोल सकते हैं, इस प्री एसआरएस में उन सभी का अगर अप्रूवल आ चुका है तब हम उसको लॉक कर देंगे. ये बात समझिएगा, ठीक है. सो यहां पर आपको एक फाइनलाइज कुछ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने को मिल रही है. क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट नेचुरल लैंग्वेज में दी, कंपनी पर्सन ने उसको ब्रेनस्टॉर्म किया, आगे सिस्टम एनालिस्ट को फॉरवर्ड कर दिया. सिस्टम एनालिस्ट कौन है? अब ये भी थोड़ा सा समझिएगा. ये वो पर्सन है जिसके पास जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर. स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है, राइट. सो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सारे स्टेक होल्डर्स का डायरेक्ट कनेक्शन इस पर्टिकुलर सिस्टम एनालिस्ट से होता है, ठीक है. ये सारे एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से माइक्रो लेवल पर डिटेल करेगा, विजुलाइज करेगा एंड प्री एसआरएस बनाकर क्लाइंट को वापस से फॉरवर्ड करेगा. हो सकता है ये मीटिंग चल रही हो जिसमें सिस्टम एनालिस्ट भी बैठा है, ठीक है. और क्लाइंट जब अप्रूवल दे देगा देन फाइनली एसआरएस लॉक हो जाएगी. अब एसआरएस के अंदर होगा क्या क्या, वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, क्यों बनाया जाता है एसआरएस डॉक्यूमेंट. सो एसआरएस डिफाइंस हाउ द इंटेंडेड सॉफ्टवेयर विल इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर. एक पार्ट ये भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है, जो बनाया जा रहा है,
वो हार्डवेयर के साथ कैसे बात करेगा, कितने क्या क्या मैकेनिज्म्स होंगे, क्या क्या पॉलिसीज होंगी। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन पहला एसआरएस का एडवांटेज। ठीक है। दूसरा, अगर कोई एक्सटर्नल इंटरफेसेस हैं जिनसे ये सॉफ्टवेयर जो हमारा बनाया हुआ है वो इंटरेक्ट करेगा, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरफेसेस। एक्सटर्नल इंटरफेस को मैं एक एग्जांपल से समझाने की अगर कोशिश करूं तो यहां पर आप गूगल मैप्स की बात कर सकते हैं। ओला है, गूगल मैप का यूज करते हैं। ओला ने गूगल मैप नहीं बनाया, गूगल ने गूगल मैप बनाया, पूरे सैटेलाइट इमेजेस लेकर उनकी पूरी यहाँ पर इंटेलेक्ट लगा हुआ है, और जिससे ये सर्विस उन्होंने ऑफर की है ओला को, या कोई भी पर्टिकुलर और सर्विस है जो गूगल मैप यूज कर सकती है। इसको जब ओला अपनी ऐप के अंदर शो करता है तो बेसिकली गूगल का आइकन भी आता है, आप देखेंगे। ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, एक्सटर्नल इंटरफेस जो कि गूगल ने दिया है उसको ओला का सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है। सो आप ऐसे समझिएगा इसको कि सॉफ्टवेयर और एक्सटर्नल इंटरफेस बात कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल इंटरफेस में वो एक्सटर्नल सर्विस है जिसका ये यूज कर रहे होंगे, या ये अपनी सर्विसेज को बाहर प्रोवाइड कर सकते हैं। दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, सर्विस आ भी सकती है या सर्विस प्रोवाइड भी हो सकती है। सो एक्सटर्नल इंटरफेसेस, इंटरफेस वर्ड का भी मतलब समझिएगा। इंटरफेस इज अ लेयर प्रोवाइडेड बिटवीन टू एंटिटीज। कन्वर्जन भी हो सकता है उसमें, कोई प्रोटोकॉल भी हो सकता है, एनीथिंग जहां पर दो हेट्रोजीनियस चीजें कम्युनिकेट करना चाह रही हैं या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाह रही हैं तो इस पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू वो कर सकते हैं। सो इंटरफेस इज अ लेयर बिटवीन टू एंटिटीज, 1 and 2, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है। सो वापस से आते हैं, तो सॉफ्टवेयर और एक्सटर्नल इंटरफेसेस के बीच में कम्युनिकेशन या इंटरफेसिंग बोल सकते हैं अपन, थर्ड पार्टी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है। स्पीड ऑफ ऑपरेशन, स्पीड ऑफ ऑपरेशन किस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही हो इसमें। इसके बाद बात होगी रिस्पॉन्स टाइम ऑफ सिस्टम, रिस्पॉन्स टाइम ऑफ सिस्टम। ये जो टर्म है बेसिकली बता रहा है कि सिस्टम का थ्रूपुट कितना है, सिस्टम एक यूनिट टाइम में कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर सकता है, कर रहा है। और अगर वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है तो उसके पीछे के जो एक्टर्स हैं या बोलना चाहिए जो प्रोसेस है वो हम रिफाइन करेंगे, अगर कम है तो, है ना, और अगर सही चल रहा है तो उसी प्रोसेस को हम क्रेडिट भी देंगे। ठीक है। सो रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द सिस्टम, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल इंटरफेस का इंटरेक्शन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का इंटरेक्शन, पोर्टेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म्स में आपका बनाया हुआ जो सॉफ्टवेयर है वो पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने प्रोसेस को डिप्लॉय करना और वहां पर एक्ट करना। मतलब आप क्या, आपका सॉफ्टवेयर, यदि मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं तो बेसिकली आप समझ लीजिए विंडोज मशीन, यूनिक्स मशीन या मैकिंटोश मैक। ठीक है। इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरली अपन प्लेटफॉर्म बोलते हैं। क्या आपका सॉफ्टवेयर इन तीनों प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। तो कैसे कर पाएगा, आपने एसआरएस में पूरे प्रोविजंस लिखे होंगे। नेक्स्ट इज मेंटेनेबिलिटी। ऑपरेशंस, अब ये जो मेंटेनेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है ये बेसिकली बताती है कि ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या ये सॉफ्टवेयर आगे कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि प्रोसेस को अपन चेंज नहीं करेंगे, प्रोसेस में मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है। सो मेंटेनेबिलिटी यही आइडेंटिफाई करता है कि क्या कुछ चीजें परिवर्तित की जा सकती हैं बट नॉट आउट ऑफ डोमेन ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। स्पीड ऑफ रिकवरी आफ्टर क्रैशिंग, रिकवरी एक बहुत बड़ा टर्म है। अगर रिकवरी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मांगी गई है तो डेफिनेटली यहां पर वो मैकेनिज्म होना चाहिए जो रिकवरी को अश्योर करेगा, सिक्योरिटी, क्वालिटी एंड एनी लिमिटेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर।
सो ये सारी चीजें, जितने भी एस्पेक्ट आपने देखे, ये सब कहां से निकल रहे हैं, किस में डिस्कस होंगे, ये एसआरएस में डिस्कस होंगे। सो ये सारे फीचर्स हैं बेसिकली जो एसआरएस के अंदर मेंशन किए होंगे, आपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपने यहाँ पर डिस्कस किए हुए। द रिक्वायरमेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। आपको ये पता है क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट दी वो नेचुरल लैंग्वेज में लिखी जाएंगी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट टू डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट इन टेक्निकल लैंग्वेज। सो यहाँ पर प्री एसआरएस या एसआरएस जो है वो क्या है, टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है इस पूरे नेचुरल लैंग्वेज से मिली हुई रिक्वायरमेंट्स का। सो इन रिक्वायरमेंट्स का R1, R2, R3 मान लीजिए रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन T1, T2 एंड T3 लाइकवाइज। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे हो पा रहा है, और ये कौन करेगा, सिस्टम एनालिस्ट करेगा, सो दैट दे कैन बी कॉम्प्रिहेंड एंड यूजफुल बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। अब इस एसआरएस का प्रयोग कौन करेगा, एसडीएलसी याद कीजिए। डिजाइन के बाद क्या होता है, कोडिंग होती है। तो जो भी पर्टिकुलर आपके डॉक्यूमेंट्स बनते जाएंगे वो आगे की टीम को ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे उनके हिसाब से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, दे कैन अंडरस्टैंड इट, और ब्लाइंडली बिना अपना दिमाग लगाए हुए जो लिखा है वो फॉलो करते जाएंगे। देखा होगा ना, जब मकान बनता है तो नक्शा बन गया तो ठेकेदार वो या बिल्डर जो होगा वो उसको एज इट इज फॉलो करता है। अगर नक्शे में गलतियां हैं तो मकान भी गलत बनेगा। ठीक है, सो ये पूरा डिस्कशन एसआरएस के ऊपर था हमारा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।